Hello everybody, so welcome to the channel. So in this video, basically we will be covering the unit 2, part second 2b. So here basically we have two articles or two research papers that we need to look into. So again, like I'm providing here, like I'm come up with a summary just to get to know you, like what we are talking about, what is the topic or challenges that they have come up with, and that is important for you, like from your examination point of view. So the first one talk about the massive capital expenditure, modest fiscal consolidation, and cut in pillars of social safety net. So you can see like there are three words here. First is massive capital expenditure, second is modest fiscal consolidation, and third is cut pillars in social safety net. So basically this whole these things, these three words is basically describing the recent Indian budget strategy, and notably like budget of 2023-2024, which emphasizes the infrastructure led growth while gradually controlling fiscal deficit and rationalizing welfare expenditure. So what is the idea, like like after the covid our jo debt jo tha hamara, it has like it is very high, like around 90% of the GDP was like our debt has gone up that much high after the covid. So government has come up with policies with which we can able to tackle that problem. First of all, डेप्थ जो है हमारा वो कम, like वो थोड़ा हम उसको कंट्रोल करें. एंड ऑल्सो लुकिंग फिजिकल कंसोलिडेशन मीन्स लाइक एक तरीके से फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, लाइक कट ऑफ करना जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, और वी कैन से लाइक वेस्टेज जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर में. एंड वी ट्राई टू कीप द फिजिकल एक्सपेंडिचर एज लिमिटेड एज पॉसिबल, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे, लाइक not at unnecessary points. So it means like prioritizing the area where you have to spend money, which is very essential. So fiscal consolidations refer to that, basically reducing the fiscal deficit and maintain the fiscal discipline. And massive capital expenditure, it means like capital expenditure because गवर्नमेंट को ना, मतलब जो हाई डेफ जो था उसका जो प्रॉब्लम्स कुछ कुछ समझ में आई गवर्नमेंट को कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम इज़ लाई वेरी बेसिक नेचर हमारा जो है स्पेंड करने का जो तरीका है गवर्नमेंट का. बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग कि जो पॉलिसीज़ होती है ना, वेलफेयर पॉलिसीज़ और लाइक दे आर सो मैनी, लाइक आई डोंट वांट टू नेम इट, जहाँ पे हम ना सिर्फ लाइक वैसे पॉपुलरिज्म के लिए हम लाइक पॉलिसीज़ को लेके आते हैं कि हम ये फ्री देंगे, राइट, ये भी फ्री मिल जाएगा आपको, लाइक ये फ्री हो गया, सब कुछ फ्री मिल रहा है. सो वॉट एट वॉट कॉस्ट, राइट. तो उसका ना एक फिजिकल बहुत ही बर्डन होता है, उसको ना पूरी इकोनॉमी को फिर पे करना होता है बाद में. एंड इट्स अ वेरी ट्रबलसम प्रोसेस एट द एंड. सो नाउ मतलब गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी फिजिबल पॉलिसी. स्टिल गवर्नमेंट करती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट जहाँ जिस एक्सटेंट पे हुआ करता था, राइट. सो एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारे दो तरीके पे किए जा सकते हैं, लाइक टू काइंड्स ऑफ अ गुड. लाइक एक डायरेक्टली हम वेलफेयर गुड्स पे बोल सकते हैं कि जहाँ पे वेस्टेज वाले एक्सपेंडिचर दैट इंक्लूड्स योर फ्री वीज हो गई, बेसिकली फ्री किसी चीज़ को देना, which is actually not creating any asset, or it's not giving any returns in the future. That is kind of a wastage expenditure. And capital expenditure is one which is like government when spend on human capital, like on skills, education, health, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड रेलवेज, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इट मेक्स इकोनॉमी को स्मूथली चलाती हैं. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ बिजनेस, राइट. एंड ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होता है, सो व्हाट इट गिव्स अ लाइक गुड प्रॉस्पेक्ट्स, बेसिकली इकोनॉमी को एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट देता है फॉर द ग्रोथ इन द फ्यूचर, राइट. तो दीज एक्सपेंडिचर आर नेसेसरी बिकॉज ये हमें रिटर्न देते हैं इन द एंड इन द फ्यूचर, एंड this will help us to grow even faster, right. So जो गवर्नमेंट का फोकस था इन दिस बजट इज शोइंग दैट कि मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का,
फिजिकल कंसोलिडेशन मॉडेस्ट, मॉडेस्ट इन द सेंस कि हमें एक साथ डेफिसिट को पूरा ज़ीरो नहीं कर देना है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल प्रोसेस को फॉलो करना है. एंड कट इन ब्लड्स ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स. सोशल सेफ्टी नेट्स लाइक फूड सब्सिडी हो गई आपकी, और आपका जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती है, वो उस पर खर्चा हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और बहुत सारी सिमिलर जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पे, वेलफेयर स्कीम्स पे, उस पर थोड़ा इन्होंने लाइक दे हैव रिड्यूस द कॉस्ट, the spendings basically. And इसमें first is that you need to understand is the massive capital expenditure, that's also known as capex. So basically it is nothing, as we have discussed, it is the expenditure that is refers to government spending on asset creation such as roads, railways, ports, energy, digital infrastructures and housing. And जो budget था इसमें basically they have significantly increased capex over 10 lakh crores, that makes up around 3.3% of GDP. And objective क्या था basically, this is important. You can like learn it, so you can write in the examination that if question comes about massive capital expenditure को लेके कि why government was following this strategy of massive capital expenditure. So what was the objective behind it? First is boost long term economic growth. एज वी हैव डिस्कस, हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा एंड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो वो एक बेस लाइन अच्छी प्रोवाइड कराएगा ऑन विच वी कैन ग्रो फर्दर, राइट. It will boost long term economic growth. It will generate employment. Crowd in public investment, because public in private investment कब होती है, when they see जहाँ पे businesses, when businesses find कि they can earn profit, only then they kind of they are willing to invest in the economy. So in order to make their investment favorable or profitable, these kind of a things is required. Because let's say if government has built up infrastructures or industrial parks, let's say example could be building industrial parks where they will get the very profitable subsidized electricity. They kind of find a very like special economic zones हो गए जहाँ पे they get the taxation also, tax के कुछ exemptions मिलते हैं, labor and all, they will get it at a very low cost. So all these things at a very low cost, right? So that is how like our जो cost of doing business for these businesses comes down, and their profit expected profit kind of increase, and they are more willing to invest in the economy. So it crowd in private investment. Crowd in कुछ नहीं like मतलब encourage करता है private investment को आने के लिए. Improve productive capacity of the economy. Obviously like we have a more advanced kind of infrastructure, whether it be digital, physical, so it is increase the productivity. And infrastructure spending has a higher multiplier effect, stimulating demand across the sectors like steel, cement, construction. Multiplier effect हम जानते हैं, जैसे कि हम एक किसी पार्ट और एक किसी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उसका इफेक्ट उसी सेक्टर और पार्ट को ना लेके पूरी इकोनॉमी पे होता है. जैसे कि एजुकेशन है, राइट. एजुकेशन पे अगर एक्सपेंडिचर होता है तो उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट्स क्या हो सकता है. एक हो सकता है हमारा लाइक टीचर्स एम्प्लॉयड होंगे उधर, ठीक है, टीचर्स एंड बहुत सारे स्टाफ वगैरह वो एम्प्लॉयड होगा, लेबर लगेगी टू मेक द स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रंस एंड सो मेनी थिंग्स लाइक इट, ठीक है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. एंड उसके अलावा जो स्किल्ड हमें वर्कर्स मिलेंगे आगे इन फ्यूचर, स्किल्ड वर्कर होंगे, सो देयर प्रोडक्टिविटी वुड बी हायर, राइट. प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी आगे. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई इफेक्ट, यानी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं एक इन्वेस्टमेंट से. वी आर एबल टू अचीव सो मेनी गोल्स. वी आर जनरेटिंग इनकम और हायर इनकम बिकॉज ऑफ द स्किल लेबर, प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, and this kind of process also allowing for the private investment to done in education sector. So it is kind of a thriving the education sector into different fields, like online education has become such an important part today, right. So this is one thing. Second was the fiscal consolidation, modest fiscal consolidation. So fiscal consolidation means reducing the fiscal deficit in gradual and non-disruptive manner, right. Gradual manner में and non-disruptive manner में what,
मतलब दे आर सेइंग कि एक साथ हमें फिजिकल डेफिसिट को कम नहीं कर देना है, राइट? हमें धीरे धीरे करके फिजिकल डेफिसिट को कम करना है एंड नॉन डिस्ट्रप्टिव मैनर में। मतलब एक तरीका हो सकता है, हम बोल बेसिकली फिजिकल डेफिसिट हम बोल सकते हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होता है इट्स मोर देन दी गवर्नमेंट का बजट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। सो इसका हमें ये नहीं करना कि हम बजट को, मतलब हमारा जो खर्च हो रहा है उसको ही हम कम कर दें, लाइक एक्सपेंडिचर को जो इसेंशियल गुड्स हैं उस पर ही कम कर दें, लाइक एजुकेशन, जो जिनका एक मल्टीपल मल्टीप्लाई इफेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर और जो बहुत ही इसेंशियल है फॉर एनी इकोनॉमी टू ग्रो। अगर हम उस पर कट डाउन कर देते हैं एक्सपेंडिचर को, सो देन और डिफेंस हो गया, लेट्स से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सिक्योरिटी फॉर एनी कंट्री, उस पर हम कट डाउन नहीं कर सकते। सो मैम ऐसे करे बिना, लाइक विदाउट कटिंग डाउन दी इसेंशियल एक्सपेंडिचर, हमें अपना फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस करना है, राइट? And the governments aim to balance higher capex, higher capital expenditures with revenue buoyancy, improve tax compliance, GST digitalization, and control revenue expenditures. So these are the aims that government is following कि उसको higher capex करना है, like capital expenditure ज़्यादा करना है जिससे उसको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ऑन द अदर हैंड उसको इम्प्रूव करना है टैक्स कंप्लाइंसेस, टैक्स मतलब राइट, मतलब हमें ये नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट रिड्यूस इट टू मच, सो हमें गवर्नमेंट बजट को बढ़ाना होगा। हाउ वी कैन मतलब इंक्रीज अवर बजट इफ वी हैव हायर रेवेन्यू, लाइक हमारी रेवेन्यू रिसीव गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है, सो वी कैन मेक अ बिगर बजट्स, राइट? तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू हैव अ वेरी साउंड टैक्स सिस्टम। सो वी नीड टू इम्प्रूव अवर टैक्स कंप्लाइंसेज, रेवेन्यू बायंसी को हमें इंक्रीज करना है, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को, राइट? क्योंकि टैक्सेस से मोस्ट ऑफ द जो इनकम जो है गवर्नमेंट की जनरेट होती है। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट। सो दिस आर द टू एम्स फॉर द गवर्नमेंट। सो इंस्टेड ऑफ sharp austerity, the approach is calibrated, targeting medium term depth sustainability while supporting growth. सो कैलिब्रेटेड वही कि ग्रेजुअल, बहुत ही ना आराम आराम से वाली प्रोसेस लाइक रूट अपनाया गवर्नमेंट ने, सो दैट उनका जो मीडियम टर्म डेप्थ सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ है वो भी अचीव होती है, लाइक इन द मीडियम टर्म में वो आराम आराम से लाइक उनका डेप्थ थोड़ा कम होता रहे, राइट? एंड ग्रोथ पे भी कोई असर ना पड़े, it shouldn't affect the growth in a negative way. Now third was the curtain pillars of social safety net. So here was like government का जो there has been a relative reduction or stagnation in allocation for food subsidy, मनरेगा, other welfare schemes, right? And why this was happening? So justification was given by the government as कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ बेटर टारगेटिंग, लाइक हमने अच्छी टारगेटिंग करी है, वी नो पीपल्स, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि एक्चुअली वी नीड लेट से we need to give a subsidy to just 50 lakh peoples, right? But हमारे पास अच्छी टारगेटिंग नहीं है, we don't have a proper good data कि how many peoples are really needful. So हम like we were expecting कि 50 लोग are needed people, so we need to give food subsidy to these 50 peoples. But now if we have better targeting, so we know actually how many peoples are there which need this policy or which need the support of the subsidy. Now let's say better targeting is obviously like, let's say it comes down to 20 lakh. So now because of this better targeting, good data, so our like expenditure is reduced to a lot, right? So there's a reduction here. And the second is reduce pandemic era emergency spending. एंड ऑल्सो गवर्नमेंट वॉज सेइंग कि उस टाइम पे हमने इतना खर्च इसलिए किया था बिकॉज वी हैड द कोरोना, लेकिन अभी कोरोना ओवर हो गया है, सो वी डोंट नीड टू डू दैट मच एक्सपेंडिचर विच वी आर डूइंग ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, राइट? सो सेकेंड एक जस्टिफिकेशन वॉज दिस। थर्ड जस्टिफिकेशन वॉज कि शिफ्ट फ्रॉम कंजप्शन सपोर्ट टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म लाइक कंजप्शन सपोर्ट ही तो है, लाइक फूड सब्सिडी देना क्या है, we are supporting or kind of increasing the purchasing power of the low income individual people, right? But it's for short term, we are not doing anything for them to make capable, to make them able to earn their own incomes and to make them high skilled people so they can earn higher income in the future. We are not doing that, we are just temporarily providing them the consumption support. But government has said that we have shifted from the consumption support to the productive investment, like skills pay, education pay, health pay, and different things pay, right? That have a long term effect, but it's a multiply effect.
एंड वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. सो दैट्स वाई लाइक वी हैव अ शिफ्ट फ्रॉम दी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. सो रिडक्शन उसकी वजह से भी आया है. बट इसके अलावा दीज आर द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, राइट, कि बेटर टारगेटिंग है, कोविड एंड हो गया है एंड वी हैव शिफ्ट फ्रॉम कंजप्शन से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ, राइट. लेकिन क्रिटिक्स क्या मानते हैं कि critics argue that this weakens the income support for vulnerable peoples. They are saying कि जो vulnerable people हैं, like पूरा the bottom of the economic income distribution पे जो लोग हैं इनका तो लाइक इनकम सपोर्ट था ना. सो इसके बाद क्या होगा कि वी आर नॉट गिविंग लाइक वी आर नॉट स्पेंडिंग मच ऑन इनफ ऑन द वेलफेयर स्कीम्स पे और कंजप्शन सपोर्ट नहीं दे रहे. सो द इनकम सपोर्ट मतलब वीक हो जाएगा, देयर परचेसिंग पावर विल फॉल. सो हाउ वुड दे बी एबल टू कंज्यूम गुड्स. तो उन पे लाइक इट इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग देयर लाइफ, विच इज़ ऑल्सो ट्रू टू वेरी एक्सटेंट. एंड नाउ द अदर थिंग्स कम्स आउट टू बी ग्रोथ वर्सेस वेलफेयर ट्रेड ऑफ. सो हमने अभी तक क्या देखा, लाइक गवर्नमेंट का जो मोटिव था इसके पीछे व्हाट द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट कि वी आर फोकसिंग ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, वी आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ rather than दी जो टेम्पररी जो वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करना हो गया और दी इनकम सपोर्ट कंजप्शन सपोर्ट हो गया. सो वी सी कि एक ट्रेड ऑफ है, गवर्नमेंट इज ट्रेडिंग ऑफ वेलफेयर को फॉर ग्रोथ के लिए इन दोनों के बीच में. So the strategy reflect a clear policy choice where prioritizing capital formation over immediate redistribution. This is what it is, right? And it is relying on the trickle-down effect where infrastructure-led growth is expected to create jobs and raise incomes indirectly. So trickle-down effect होता है कि like trickle-down effect होता है कि upper मान लो जो high income individual है, we have a pyramid like this people's का, ठीक है. Here we have high income people, वी हैव अ लो इनकम पीपल. सो वी आर सेइंग कि अगर हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च करते हैं, सो जो पहला पीपल होगा वो हु इज़ गोइंग टू बी लाइक हु वुड मोर लाइकली टू बी गेट अफेक्टेड लाइक और गेट लाइकली टू बी बेनिफिट फ्रॉम इट, हाई इनकम इंडिविजुअल्स, राइट. बट उसका ये है कि आफ्टर दिस बेनिफिट विल ट्रिकल डाउन, जिसका जो बेनिफिट है वो लो इनकम इंडिविजुअल तक भी आ जाएगा. सो इट इज़ नॉट लाइक अगर हाईवे रोड बने तो सिर्फ अमीर लोग ही फ़ायदा उठाएंगे. दे आर ऑब्वियसली द वन हु वुड बी लाइक मोर, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और पहले फ़ायदा उठा लेंगे उस चीज़ का. क्योंकि लुक लाइक हाईवे पे कौन ट्रैवल कर सकता है, लाइक हु कैन अफोर्ड, क्योंकि हमारे टोल टैक्सेस होते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो लाइक लो इनकम इंडिविजुअल्स कांट अफोर्ड इट टू मच. सो लाइक जो अपर एंड है सोसाइटी का और द इकोनॉमी का, दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड. बट हाउ द लो इनकम इंडिविजुअल्स गोइंग टू बेनिफिटेड, दे लेट्स से लाइक उनको बनाने में वी नीड लेबर, राइट. सो वहाँ पे लो इनकम इंडिविजुअल आ जाएंगे. सो मतलब जो इकोनॉमी है कुछ पार्ट नीचे तक आ जाएगा, लाइक द बेनिफिट will be redistributed or distributed in the economy in such a way. After some times it will becomes affordable for low income individuals too. तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहता है कि मतलब क्रिएट करेगा जॉब्स बेसिकली. लाइक जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट ऑब्वियसली फॉर नो लाइक फॉर श्योर. बट इट विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज and will raise their income indirectly. So in this way the low income individuals will also be better off in these situations. This is what we understand as a trickle down effect. And next is criticism and implications. So potential risk could be it could increase inequality, high vulnerability to the poor. Third is reduce social protection during inflationary pressures. So economics cautious that growth without adequate welfare may undermine the inclusive development, right? So it's very simple, you get it. Now the next paper, it talks about basically India's debt dilemma. So debt dilemma में क्या है कि like अभी हमने डिस्कस थोड़ा सा करा था इस टॉपिक को कि India is going through a challenge of managing the high and rising public debt while ensuring adequate spending on growth, welfare and development, right? So ये क्या है high and rising public debt?
सो बेसिकली क्या हुआ था कि जो पब्लिक डेब्ट था बेसिकली इट हैज़ इंक्रीज शार्पली आफ्टर द COVID-19 pandemic and rising from about 69% of the GDP pre-COVID to 90% of GDP in 2021. And this rise was driven by higher government expenditure to support the economy amid falling revenue. Although debt levels have stabilized somewhat, they remain well above the prudent limits for an emerging economy. So this is basically highlighting the fact that during the COVID times, our debt has increased from 69% to 90% in this period. एंड ऑब्वियसली रीज़न तो वही था कि इस सिचुएशन में बिकॉज इकोनॉमी वॉज टोटली शट डाउन, तो गवर्नमेंट को नीड टू कम अप एंड टू स्पेंड मनी बेसिकली टू कीप इट रनिंग. अदरवाइज इट वुड बी लाइक there would be no activity, nothing, so it will be shut down. So one is this. Second is, so basically here we are kind of looking at challenges that government has faced or India in general as economy has faced. Second is heavy interest burden. So basically हमारे पास मान लो डेब्ट क्या होता है, कर्जा, लाइक हमने लोन ले रखा है किसी से, अगर वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है सो वी नीड टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो ना ऑन दैट लोन. सो द हायर द डेब्ट और द हायर द लोन दैट वी हैव टेकन, सो हायर द इंटरेस्ट रेट दैट वी नीड टू गिव अप. सो इंडिया ऑल्सो हैव अ हाई इंटरेस्ट बर्डन एंड यू कैन सी के कितना बर्डन है कि लाइक ओवर 25% ऑफ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है इट इज़ काइंड ऑफ कंज्यूम्ड बाई द इंटरेस्ट पेमेंट के द्वारा, राइट, एंड विच इज़ हायर देन द एवरेज फॉर इमर्जिंग मार्केट्स. And this significantly reduces the fiscal space, leaving fewer resources for health, education, infrastructure and climate actions. So obviously हमारे पास limited revenue है government के पास. So now like say it's a pie 100%, like this is our revenue. If you say like more than 25% of this part is going for the interest payment, so obviously we were left with very less part to spend on other things like health, education, infrastructure हो गया, climate action हो गया. So second is this. Third is crowding out of development spending. Again, like high debt and interest obligations will crowd out essential public investment, because by limiting spending on human capital formation, green transition, which are crucial for long-term growth and inclusive development. Just what we just talked about. Fourth is sustainability risk. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज सस्टेनेबिलिटी रिस्क बेसिकली बताता है गवर्नमेंट की एबिलिटी को, कि अगर मान लो हमारे पास डेब्ट है तो गवर्नमेंट इज़ एबल टू सर्विस और टू रीपे दैट डेब्ट और नॉट ऑन टाइम एंड विदाउट गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्बुलेंस. लाइक ऐसा नहीं हो कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाए और उसको ना बहुत ज़्यादा लाइक उसको कहीं और से फिर दोबारा लोन लेना हो उसको पे करने के लिए, और नीड टू कट ऑन एक्सपेंडिचर को कट करना पड़े बिल्कुल. एंड कहीं लाइक मतलब जो लाइक इंस्टीट्यूशंस IMF वगैरह या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया उससे ना लेना पड़े. सो सस्टेनेबिलिटी रिस्क बताता है गवर्नमेंट की एबिलिटी टू रीपे द डेब्ट. सो इट इज़ सेइंग कि इंडिया डज नॉट फेस एन इमीडिएट डेब्ट क्राइसिस. इमीडिएट नहीं है हमारे पास लाइक डेब्ट क्राइसिस ऐसा कुछ नहीं है, because we have strong domestic savings, long debt maturity, local currency borrowing. You don't need to go into depth of these terms. Just if you can just keep in mind few of them, just keep it. Like you can remember this high strong domestic savings, so you can relate to it. Because अगर हमारे पे अच्छी savings होंगी यानी कि it's like our income, एज एन इंडिविजुअल भी हमारे पास अगर इनकम होती है, अगर हमारे पास कोई डेब्ट आता है, हम लोन लेते हैं या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, सो वी यूज़ दैट सेविंग्स, राइट. तो सेम हम अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट पे, राइट. एंड लॉन्ग डेब्ट मेच्योरिटी, लोकल करेंसी बोरोइंग. सो फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी रिस्क परसिस्ट, क्योंकि हमारा डेब्ट बहुत ज़्यादा है. तो अभी करंट में तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर में हमारा सस्टेनेबिलिटी रिस्क आ सकता है, राइट. So we need to focus on it. Fifth is state level fiscal stress. So state government also add to the challenge through contingent liabilities such as guarantee to power utilities, public enterprises, increasing hidden fiscal risk. So इसका एक example discoms हो सकते हैं. Discom is basically these are the distribution companies, power distribution companies. So basically क्या होता है कि ये bankrupt हो जाती हैं, like
तो उसका किसको बेल करनी पड़ती है, लाइक इनको स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एट द एंड आके उनको बचाना होता है। एंड इट इज़ काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ तो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को लाइक हैव टू पे और टू लाइक इनको जो ये बैंकरप्ट हो गई हैं उसको बचाना है उससे, तो दीज आर काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़। एंड कंटिजेंट लाइक इमरजेंसी, लाइक वी डोंट नो, एक साथ आ जाती हैं बीच में, वी हैवंट प्लान इट फ्रॉम दी बजट, हम इनके लिए कुछ बजट में नहीं होता इन गारंटीज़ के लिए, ये बीच में आ जाती हैं लाइक ऐसे ही। सो इट्स काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। 6 is policy resolution. So to address this dilemma, these are the challenges that we have, and to address this dilemma or to these challenges, experts suggest fiscal consolidation by reducing primary deficit, broadening tax base, improving compliance, privatization करो, and asset monetization. सो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन में पता ही है कि ये बहुत ही न्यूज़ में था कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नमेंट, लाइक बेच रही है। प्राइवेटाइजेशन लाइक सेलिंग ऑफ दी जो पब्लिक एंटरप्राइजेज और पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनको टू अ प्राइवेट सेक्टर। असेट मोनेटाइजेशन, it can be like like not totally selling off, it is different than that, like you can sell a share of it, all kind of you can monetize it. So basically the idea behind it, जो चीज़ें like there are few things जो गवर्नमेंट पैसे चला रही है, लाइक गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि लाइक दे रन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस है समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन सेल दोज थिंग्स, पब्लिक यूटिलिटीज़ और एंटरप्राइजेस में बर्डन बहुत है, लाइक कॉस्ट ऑफ लाइक keep them live, it's very high. So it's better कि just sell them off and get the money, and you can use that money to pay for the interest payments. At least for increase now, because interest payment are increasing over time, right? We all know that. So उसको रोकने के लिए what we can use जो whatever, like we have a bad public utilities or enterprises जो earn तो नहीं करती हैं but they are on continuous loss. So it's better कि we sell them off, and from that money we can utilize to pay off like some repay our debt or the interest payments specifically. And other one is protecting capital expenditure को protect करना, improving spending efficiency through outcome based budgeting, and strengthening fiscal institutions like finance commission and cautious external borrowings given higher risk premiums. So these are kind of like simple, you can get it now. And I would like request you to just revise it, like look at these terms few more times, so then only you will be able to get it in your brain and you can able to write it in examinations. So these are the short ones. So yeah, that's it. Thank you very much for watching this video, and I hope you like this video. So please comment and tell me about it, and please do subscribe the channels, it motivates me to bring more such videos here on this channel. Thank you.